चीन वर्षों से अपने पड़ोसियों को धमकाता रहा है, इसकी सेना और धन के आकार के कारण। लेकिन अब इसकी दबंगई इसे काटने के लिए वापस आ रही है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। चीन के पड़ोसी, जिनमें से कई या तो मित्रवत थे या कम से कम चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे, चीन के खतरे के प्रति जागना शुरू कर रहे हैं और वे इसके बारे में कुछ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन के जवाब में खासतौर पर अपनी सेना बढ़ा रहा है। फिलीपींस नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों में वापस आ गया है। अमेरिका को वहां अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने की अनुमति देना। यहां तक कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एक दूसरे से नफरत करने वाले देश भी चीन की धमकी के कारण साथ आ रहे हैं। अब मुझे गलत मत समझो, चीन का अभी भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक आर्थिक प्रभाव है। यह अभी भी कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी रूप से अंतर्निहित है। इसके द्वारा बनाई जाने वाली सभी सस्ती चीजों के लिए धन्यवाद। वास्तव में इन देशों के लिए चीन अभी भी उनका नंबर 1 व्यापारिक भागीदार है। हाँ, ताइवान भी। मुझे लगता है कि आक्रमण और नजरबंदी शिविरों का लगातार खतरा कुछ लोगों को चीन के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह उनमें से कई को बीजिंग के सामने झुकने के लिए पर्याप्त नहीं है, या कम से कम पहले की तरह नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं दक्षिण कोरिया का उपयोग करता हूं। चीन अब तक इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान जापान द्वारा किए गए अत्याचारों पर दक्षिण कोरिया और चीन भी जापान के साथ ऐतिहासिक शिकायतें साझा करते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जापानी व्यवसायों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन श्रम के लिए दक्षिण कोरिया के शोषण का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जापान के फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर से समुद्र में पानी छोड़ने की योजना को लेकर दक्षिण कोरिया में भी विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कम और 3 आंखों वाली मछली नहीं चाहने के बारे में अधिक हो सकता था। और फिर दोनों के बीच दशकों से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 बड़े उदारवादी लोकतंत्र एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि उनके संबंध अच्छे होंगे, लेकिन दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया और जापान को अब चीन के खिलाफ एकजुट होने से रोकने के लिए उस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। लेकिन दोनों के बीच सालों की दुश्मनी के बाद दक्षिण कोरिया और जापान आपसी मतभेद खत्म कर रहे हैं। मुख्य रूप से क्योंकि अगर वे नहीं करते हैं तो हैचे उन्हें दफन कर सकता है, अगर आपको मेरा मतलब है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मार्च में टोक्यो का दौरा किया था और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस महीने की शुरुआत में सियोल का दौरा किया, जो 12 वर्षों में पहली बार है जब उन्होंने नियमित उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। वे एक दूसरे के साथ अधिक खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमत हुए हैं और यून ने कहा कि वो हाल ही में अमेरिका के साथ किए गए एक खुफिया साझाकरण समझौते में शामिल होने के लिए जापान के लिए खुला था। ये समझौता उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बारे में दक्षिण कोरिया को वास्तविक समय में इंटेल तक पहुंच प्रदान करता है और यह बताता है कि अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया करता है। चीन इस तरह की चीजों से नफरत करता है। क्यों? खैर, आपको क्यों लगता है कि उत्तर कोरिया का मुकाबला करने में मदद करने के लिए अमेरिका द्वारा स्थापित THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में चीन इतना परेशान था? क्योंकि किसी दिन इसका इस्तेमाल चीनी मिसाइलों के खिलाफ किया जा सकता है। यह वाकई बहुत बड़ा है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे-इन की चीन के साथ घनिष्ठता थी और उन्होंने वादा किया कि दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन नहीं बनाएगा। और भले ही आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन चीन रोमांच से कम नहीं है। मेरे पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया के रूप में ग्लोबल टाइम्स कहता है, अमेरिका और जापान का आंख बंद करके अनुसरण करना केवल दक्षिण कोरिया को शतरंज के मोहरे में बदल देगा। हाँ, चीन दक्षिण कोरिया को अपना मोहरा बनाना ज्यादा पसंद करेगा। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बढ़ते संबंधों को लेकर चीन की सेना को हाई अलर्ट पर भी रखा गया था। अब दक्षिण कोरिया हमेशा अमेरिका और बीजिंग के बीच एक कसौटी पर चलता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, चीन दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह उत्तर कोरिया के साथ मध्यस्थता करने के लिए, ज्यादातर बत्तर के लिए, चीन पर निर्भर था। लेकिन अमेरिका वो है जिसने उत्तर कोरिया या चीन के हमले की स्थिति में अपने परमाणु हथियारों से दक्षिण कोरिया की रक्षा करने का वादा किया है। अब कुछ अड़चनों के अलावा दक्षिण कोरिया उस रिश्ते को संतुलित करने में कामयाब रहा है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के साथ एक विकल्प बनाना था और यून अब तक अमेरिका को चुन रहा है।
चीनी सरकार द्वारा संचालित मीडिया उनके बारे में जिस तरह बात करता है, उसमें आप बड़ा बदलाव देख सकते हैं। चुनाव के दौरान वो चीन के पसंदीदा उम्मीदवार थे, अब वो अत्यधिक नीतिगत पदों पर आसीन हैं, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। जापान से मित्रता करना ही दक्षिण कोरिया का चीन से नाता तोड़ने का एकमात्र तरीका नहीं है। पिछले साल यून ने मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाषण दिया था, जहां उन्होंने सार्वभौमिक मूल्यों के लिए खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन बंद कमरे के भाषण में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कहा कि चीन उन खतरों में से एक था। ये पहली बार भी था जब किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भले ही दक्षिण कोरिया नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यह नाटो का भागीदार है, जो कुछ ऐसा है जो चीन को चिढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो चीन को नए रूस के रूप में देखने लगा है, लेकिन दक्षिण कोरिया केवल पहली बार नाटो सहभागी नहीं था। इंडो पैसिफिक से पहली बार भाग लेने वाले नाटो पार्टनर जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी थे। और जैसा कि आप चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया द्वारा देख सकते हैं, वे डरे हुए हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य गुट बन रहा है। और इसके चिंतित होने का कारण है, उस शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्यों ने एक रणनीतिक अवधारणा दस्तावेज पर मतदान किया, जिसने पहली बार चीन को एक सुरक्षा चुनौती के रूप में बताया। इसने कहा कि चीन की कथित महत्वाकांक्षाएं और जबरदस्त नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं। हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती। मुझे लगता है कि शायद ये साल की कमी है। इन सभी पर चीन का पुरजोर हमला है। हालांकि यह वहां समाप्त नहीं होता है। अब अमेरिका का कहना है कि नाटो +4 राष्ट्र विस्तारित सहयोग के लिए रोड मैप बनाने पर सहमत होंगे। और नाटो की बात करें तो जापान ने नाटो से टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए कहकर चीन को और अधिक नाराज किया है। निकेई एशिया, जिसने कहानी को तोड़ दिया, ने कहा कि यह यूक्रेन में चीन और रूस के युद्ध से बढ़ती आक्रामकता के कारण था। कोरियाई प्रायद्वीप में चीन के राजदूत ने ट्विटर पर चेतावनी दी कि यह शिविर टकराव को भड़काएगा। अगर चीन नहीं चाहता कि सभी इंडो पैसिफिक देश नाटो में शामिल हों तो यह शायद गलत संदेश है। आखिरकार यूक्रेन पर आक्रमण करने के रूस के कारणों में से एक नाटो को अपनी सीमा तक विस्तार करने से रोकना था। अब जबकि उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, नाटो के साथ उसकी सीमा पहले से दोगुनी लंबी हो गई है। और चीन ने निश्चित रूप से कभी भी किसी अन्य देश पर आक्रमण करने की धमकी नहीं दी है। इसका निश्चित रूप से किसी अन्य देशों के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, और निश्चित रूप से कोई व्यापार युद्ध नहीं, या ऐसे मामले जहां इसने बिना किसी कारण के अपने पड़ोसियों पर मिसाइलें दागी। नहीं, चीन के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में नाटो का पूर्व की ओर लगातार विस्तार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नष्ट करने का प्रयास करता है। हाँ, यह नाटो है जो बेहद शांतिपूर्ण एशिया प्रशांत को कम शांतिपूर्ण बनाने की धमकी दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान नहीं है जो चीन से लड़ने के लिए मिल रहे हैं। अन्य देश भी टकराव की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता की बदौलत चीन अमेरिका के एशियाई सहयोगियों को एक साथ करीब ला रहा है। मैंने बताया कि कैसे दक्षिण कोरिया और जापान आपसी मतभेद दूर कर रहे हैं। वैसे दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ भी अपने संबंधों पर पुनर्विचार करता दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने रायटर से कहा था कि ताइवान का मुद्दा केवल चीन और ताइवान के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया के मुद्दे की तरह यह एक वैश्विक मुद्दा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चीन को वो भावना पसंद नहीं आई। इसने दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया और मूल रूप से दक्षिण कोरिया को अपने काम से काम रखने को कहा। फिर एक हफ्ते बाद चीन ने फिर दक्षिण कोरिया के एक राजनयिक को तलब किया। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यून ने एक बयान जारी किया जिसमें ताइवान का उल्लेख किया गया था। बयान में कहा गया है कि वे ताइवान जलभूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, और उन्होंने यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध किया। जब तक आप ताइवान जलभूमध्य में शांति और स्थिरता नहीं चाहते, तब तक ये शायद ही कोई विवादास्पद बयान हो। मुझे लगता है कि चीन इन दिनों कुछ ज्यादा ही खुलकर अपने पत्ते दिखा रहा है। लेकिन अतीत में दक्षिण कोरिया मूल रूप से ताइवान के मुद्दे से बचने की कोशिश करता था। जापान भी ताइवान पर अधिक सक्रिय रुख अपना रहा है। इसके नेताओं ने 2021 में यह कहना शुरू कर दिया कि ताइवान पर आक्रमण को उनकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाएगा। यह एक बड़ी बात है क्योंकि जापान का संविधान मूल रूप से इसे सेना रखने से रोकता है। इसमें केवल आत्मरक्षा बल हो सकता है। लेकिन ताइवान को एक जापानी राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में वर्गीकृत करके, जो जापान के लिए ताइवान के आक्रमण की स्थिति में बलपूर्वक जवाब देने का मार्ग प्रशस्त करता है, तब से यह औपचारिक रूप से कई नीतिगत दस्तावेजों में देखा गया है, जिसमें इसकी सबसे हालिया राष्ट्रीय रक्षा रणनीति भी शामिल है। और चीन की बदौलत पिछले साल जापान ने अपने सैन्य बजट को दोगुना करने की योजना की घोषणा की।
ताइवान जापान के निकटतम द्वीप से सिर्फ 70 मील की दूरी पर है, इसलिए यदि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो यह चीन को जापान के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अमेरिका के पास जापान में सैन्य ठिकाने हैं, इसलिए वो जापान को निशाना बनाएगा। जापान की दूसरी बड़ी चिंता शिपिंग पहुंच है। ताइवान जलडमरू दक्षिण पूर्व एशिया और जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तरी चीन के बीच माल की आवाजाही का मुख्य मार्ग है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है, इस्तेमाल किया जाता है हर साल दुनिया के लगभग आधे कंटेनर जहाजों द्वारा। तो हाँ, ताइवान पर आक्रमण एक बड़ी बात होगी, और सिर्फ जापान के लिए नहीं। जैसा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री कहते हैं, ये वैश्विक व्यापार को नष्ट कर सकता है। हालांकि जापान अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने वाला इकलौता देश नहीं है। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन तेजी से आक्रामक हो गया है और उसके पड़ोसी सबसे खराब स्थिति की तैयारी करने लगे हैं। इस साल की शुरुआत में चीन के फुजियान समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने घोषणा की कि वो 3 दिनों के लिए ताइवान जलडमरू में जहाजों का निरीक्षण करेगा, जिसमें उनमें सवार होना भी शामिल है। चीन ने दावा किया कि यह जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रमुख जल परियोजनाओं के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए था, लेकिन ये ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन और यूएस हाउस के स्पीकर केविन मैकोथी के पिछले महीने कैलिफोर्निया में मिलने से ठीक पहले हुआ था। 2021 में चीन ने एक कानून पारित किया जिसने उसके तटरक्षकों को दक्षिण चीन सागर में हथियारों का उपयोग करने का अधिकार दिया। वो कानून वास्तव में ये परिभाषित नहीं करता था कि वो कहां पुलिस कर सकता है, इसलिए चीन का तटरक्षक कम से कम पहली द्वीप श्रृंखला तक जा सकता है, यदि परे नहीं। यह उत्साही पुलिसिंग कानून और जहाजों का बेतरतीब ढंग से निरीक्षण करने की चीन की धमकी सिर्फ एक कारण है कि चीन के पड़ोसी संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। चीन का अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष भी है। ये दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकृत द्वीप है और इसके भयानक मछली पकड़ने के बेड़े ने इक्वाडोर तक पानी को परेशान किया है। सालों तक चीन ने जीत जीत सहयोग की बात की, लेकिन मुखौटा बंद है। जैसा कि मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, तो न्यूजीलैंड है। भारत अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है। दरअसल विवादित सीमा पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। पेंटागन भी भारत के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है, जबकि पेंटागन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने भारत में चीन की घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब ये सब शुभ संकेत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी देश इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि आर्थिक रूप से चीन का अब भी उन पर कितना प्रभाव है। जैसा कि मैंने कहा, चीन उनका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह उनकी दुखती रग है। यहां तक कि अमेरिका भी चीन के साथ व्यापार पर इतना निर्भर है कि बाइडेन प्रशासन केवल चीन से जोखिम कम करना चाहता है, अलग करना नहीं। दक्षिण कोरिया अभी भी घनिष्ठ संबंधों का वादा करता है, तो जापान करता है, और ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड, और ताइवान भी, क्योंकि जाहिर तौर पर सिर्फ आपको जान से मारने की धमकी देना ही लोगों को चीनी पैसे से दूर करने के लिए काफी नहीं है। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना ये शो अस्तित्व में नहीं होता। YouTube अक्सर इस चैनल से लोगों को विमुद्रीकरण, दमन और गुप्त रूप से अनसब्सक्राइब करता है। पट्रियन पर हमारी क्राउडफंडिंग वेबसाइट, जो कि patreon.com/ChinOnCensored है, पर शो में योगदान देकर, जिसे मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, उसमें शामिल हो। आपको ढेर सारे शानदार फायदे मिलेंगे, जिनमें मुझसे सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है, जिसका जवाब मैं शो में दूंगा। आज का सवाल डेविड माइकल वाइट से आता है। क्रिस, चैनल के 2 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने के बाद उत्सव की क्या योजना है? बहुत बढ़िया सवाल डेविड। दुर्भाग्य से मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसने कहा कि उन्हें शो से 3 बार अनसब्सक्राइब किया गया था। वो YouTube चुपके से उसकी सदस्यता समाप्त कर रहा है। मैं हर समय लोगों से सुनता हूं। YouTube न केवल लोगों को सक्रिय रूप से सदस्यता समाप्त कर रहा है, बल्कि वे ग्राहकों को नए एपिसोड के बारे में भी नहीं बता रहे हैं, भले ही उनके पास अधिसूचना घंटी चालू हो। किसी कारण से YouTube बिना सेंसर वाले चीन को बढ़ने से रोकने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि हम कब इसे 2 मिलियन ग्राहक बना लेंगे। लेकिन पट्रियन पर शो में योगदान देने के बारे में महान बात यह है कि चाइना अनसेंसर्ड पर रोशनी रखने के लिए मुख्य चीज होने के अलावा, पट्रियन हर बार एक नया एपिसोड आने पर आपको सूचित करेगा। आप किसी एक को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि YouTube ने आपको नहीं बताया। इसलिए patreon.com/ChinOnCensored पर जुड़ें। एक एपिसोड के लिए केवल $1 की आवश्यकता होती है, या आप एक मासिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय लें और सुनिश्चित करें कि आप अभी भी YouTube पर सब्सक्राइब हैं। इसे नियमित रूप से करना सबसे अच्छा है। आपके प्रश्न और आपके लंबे समय से डेविड का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।
आपसे अगली बार मिलेंगे।